Welcome to my class. The Limited Liability Partnership Act 2008. This is part number 26, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम LLP के अंदर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर से रिलेटेड डिफरेंट प्रोविजंस की स्टडी करेंगे. आइएगा स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के साथ. Financial disclosures of LLP. In order to maintain transparency of accounts, the LLP Act lays down the specific rules for the maintenance of books of accounts. Accounts के अंदर पारदर्शिता को लाने के लिए LLP Act के अंदर कुछ स्पेसिफिक रूल्स बना दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंगली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा. A statement of account and solvency has to be prepared within a period of 6 months from the end of financial year and it has to be filed with ROC. एक स्टेटमेंट जिसका नाम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी है, ये फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने के अगले 6 महीने के अंदर इसको प्रिपेयर किया जाएगा और ROC के पास फाइल किया जाएगा. LLP is also required to get its accounts audited. LLP को अपने अकाउंट्स को भी ऑडिट करवाना है. The financial disclosures in LLP is discussed under the following 4 heads. LLP के फाइनेंशियल डिस्क्लोजर को 4 हिस्सों के अंदर बांटा गया है. फाइनेंशियल डिस्क्लोजर फर्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सेकंड, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर SAS कहते हैं. थर्ड पॉइंट, ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ LLP. एंड द लास्ट एंड द फोर्थ पॉइंट इज एनुअल रिटर्न. मैं स्टूडेंट अब आपके सामने इन चारों पॉइंट्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा. फर्स्ट पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सेक्शन 34 सबसेक्शन 1, obligation to maintain proper books. Every LLP is required to maintain proper books of accounts for each year of its existence. हर LLP को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है जितने वर्षों तक एक LLP काम करेगी. फाइनेंशियल ईयर. Every LLP has to follow uniform financial year ending on 31st March of a year. हर LLP एक यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करेगी और उन्हें अपने अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज करने हैं. बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. इट इज मैंडेटरी फॉर द LLP टू फॉलो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. हर LLP डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को ही कंपल्सरी फॉलो करेगी. पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ अकाउंट्स. द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ LLP shall be kept at the registered office and preserved for a period of 8 years from the date of their preparation. बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर रखना है और इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जिस दिन से ये अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं उससे अगले 8 साल तक इन्हें संभाल कर रखा जाएगा. सेकेंड पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, SAS. सेक्शन 34 सबसेक्शन 2, obligation to prepare SAS. Every LLP is required to prepare a statement of account and solvency every year and to file the same with the ROC. हर LLP को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी को हर साल बनाना है और ROC को इसकी कॉपी फाइल करनी है. टाइम पीरियड फॉर प्रिपरेशन. LLP is required to prepare a statement of account and solvency within a period of 6 months from the end of financial year. जैसे ही LLP का फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, दैट इज 31 मार्च, उसके अगले 6 महीने के अंदर LLP को अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी प्रिपेयर करना है. डिजिटल सिग्नेचर. द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी must be digitally signed by the designated partners of LLP. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी ROC को फाइल करना है और ये फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक
तरीके से होगी, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी के ऊपर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट ए स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड पार्ट बी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। Part A consists of a declaration by the designated partners as to the state of solvency of LLP, that is the ability of the LLP to pay its debts. Part A के अंदर designated partner LLP की solvency की दशा को बतलाएंगे। In simple terms, designated partner इस बात को बतलाएंगे कि ये LLP अपने सभी debts को पे करने की योग्यता रखती है। Part B consists of a detailed summary of financial position of the LLP. Part B के अंदर हम LLP की financial position को डिटेल के अंदर प्रेजेंट करेंगे। It contains following two statements. First is a statement of assets and liabilities and the second is a statement of income and expenditure. These two statements are prepared to make a report containing the figures of two financial years, current financial year and the preceding financial year. इन दो स्टेटमेंट्स के बेस के ऊपर एक रिपोर्ट को बनाया जाएगा जिसके अंदर दो फाइनेंशियल ईयर्स की फिगर्स को दिया जाएगा। एक तो जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और एक करंट फाइनेंशियल ईयर से पहले वाला फाइनेंशियल ईयर, उसकी फिगर्स भी इसी रिपोर्ट के अंदर दी जाएगी। टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग। Every LLP is required to file the statement of account and solvency in Form 8 along with the prescribed fee of rupees 1000 with the registrar within a period of 60 days from the end of 6 months of the financial year to which such statement relates. This is rule number 24, LLP Amendment Rules 2011. स्टूडेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट को बड़े ध्यान से समझेंगे। सन 2011 के अंदर हमने LLP के रूल्स के अंदर चेंजेस करी। उसके अकॉर्डिंगली हर LLP को एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी फॉर्म नंबर 8 के अंदर भर के 1000 रुपये की फीस के साथ रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर सबमिट करनी है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी को बनाने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके अगले 6 महीने के अंदर LLP स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी को प्रिपेयर करेगी और उसके अगले 60 दिन के अंदर ये रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर इस स्टेटमेंट को फाइल किया जाएगा। द थर्ड पॉइंट इज ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ LLP, सेक्शन 34 सबसेक्शन 4. This section lays down that the accounts of LLP shall be audited in accordance with such rules as may be prescribed. इस सेक्शन के अंतर्गत हमें यह कहा गया है कि जो ऑडिट करने के रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंगली ही LLP के अकाउंट्स को ऑडिट किया जाएगा। However, the central government may, by notification in the official gazette, exempt any class or classes of LLPs from the aforementioned requirement. सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की पावर दी गई है कि वो ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफाई करके किसी भी क्लास ऑफ LLP को या डिफरेंट क्लासेस ऑफ LLP को ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट से एग्जम्प्ट कर सकती है। ऑडिट नॉट मैंडेटरी। LLP whose turnover does not exceed in any financial year rupees 40 lakhs or contribution does not exceed rupees 25 lakhs is exempted from getting its accounts audited. वो हर LLP जिसकी टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 40 लाख से कम है या वो LLP जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन अमाउंट 25 लाख से कम है, उनको हमने अकाउंट्स को ऑडिट करने से एग्जम्प्ट कर दिया। But such LLPs which are exempted from mandatory audit may also get their accounts audited as per the LLP rules 2009. स्टूडेंट इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। But such LLPs which are exempted from mandatory audit, वो सारी LLPs जिनको कंपल्सरी ऑडिट से एग्जम्प्ट किया गया है, अगर वो चाहें तो LLP रूल्स 2009 के अकॉर्डिंगली अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवा सकती हैं। यहाँ पर आप शब्द देखेंगे मे मीन्स शायद। अगर कोई भी LLP अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना चाहती है तो वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट उस केस के अंदर करवा सकती है। सो
जिस पर्टिकुलर एलएलपी की टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 40 लाख से कम है या जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन अमाउंट 25 लाख से कम है, अगर ये एलएलपी चाहें तो ये अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवा सकती हैं, लेकिन इनके ऊपर मैंडेटरी ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 34 सबसेक्शन 5, एनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप which fails to comply with the provisions of this section shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 5 lakh rupees, and every designated partner of such limited liability partnership shall be punishable with fine which shall not be less than 10,000 but which may extend to 1 lakh rupees. सो कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो ऑडिट के प्रोविजन को फॉलो नहीं करेगी उसके ऊपर मिनिमम फाइन 25,000 रुपये का है और ये मैक्सिमम फाइन 5 लाख रुपए तक का हो सकता है। उसी एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर भी फाइन लगाया जाएगा जिसके अंदर कम से कम अमाउंट 10,000 का है और मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख रुपीस का है। फोर्थ पॉइंट, एनुअल रिटर्न, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1, every limited liability partnership shall file a duly authenticated annual return with the registrar within 60 days of closure of its financial year in such form and manner and accompanied by such fee as may be prescribed. हर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक प्रमाणित, एक ऑथेंटिकेटेड एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार को फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के अगले 60 दिन के अंदर उस तरह से फाइल करेगी जिस तरह से इसको कहा गया है और उसके लिए उतनी फीस देगी जो फीस प्रेस्क्राइब की जाएगी। ए पेनल्टी ऑफ ₹100 पर डे इज एप्लीकेबल फॉर लेट फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अगर एलएलपी के द्वारा एनुअल रिटर्न लेट फाइल की जाती है तो जितने दिन ये लेट फाइल किया जाएगा उस केस के अंदर हर दिन के हिसाब से 100 रुपए की पेनल्टी को चार्ज किया जाएगा। नाउ द कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिटर्न, इस एनुअल रिटर्न के अंदर क्या क्या लिखा जाएगा। द फर्स्ट इज नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी फॉर सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इस एनुअल रिटर्न के अंदर एलएलपी का नाम और उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस दिया जाएगा सो दैट आरओसी उस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर डॉक्यूमेंट्स को भेज सके। सेकेंड पॉइंट, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आपने अपने फाइनेंशियल ईयर को कब क्लोज किया है। स्टूडेंट इसके अंदर ध्यान रखेंगे सभी एलएलपीज को मैंडेटरी है कि वो अपने फाइनेंशियल ईयर को 31 मार्च को ही क्लोज करेंगे, लेकिन अगर आपने 31 मार्च के अलावा अपनी एलएलपी को किसी और दिन क्लोज किया है तो आप डेट ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर देंगे। डिटेल्स ऑफ बिजनेस क्लासिफिकेशन, आप अपने बिजनेस की क्लासिफिकेशन देंगे, आप ट्रेड कर रहे हैं, प्रोफेशन में हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं। फोर्थ पॉइंट, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द एलएलपी। एलएलपी का मेन बिजनेस एक्टिविटीज क्या हैं। फिफ्थ पॉइंट, द समरी ऑफ पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। इस बात की जानकारी भी एनुअल रिटर्न के अंदर दी जाएगी। सिक्स, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एज पार्टनर्स एंड नंबर ऑफ बॉडीज कॉर्पोरेट एज पार्टनर्स। आपकी एलएलपी के अंदर कितने इंडिविजुअल्स हैं जो कि पार्टनर है और आपकी एलएलपी के अंदर कितने बॉडी कॉर्पोरेट्स, कोई और कंपनी, कोई और एलएलपी जो कि पार्टनर की फॉर्म में है, उनका नंबर बताओ। सेवंथ इज ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स टू कंट्रीब्यूट। हर पार्टनर ने अपने ऊपर कितना कैपिटल को कंट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी ली है, इसको यहां पर बताया जाएगा। द लास्ट पॉइंट इज पर्टिकुलर्स ऑफ पेनल्टीज इम्पोज्ड ऑन द एलएलपी ऑब्लिक पार्टनर्स ऑब्लिक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अगर एलएलपी के ऊपर या उसके पार्टनर्स के ऊपर या उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर कोई पेनल्टी इंपोज की गई है तो उस पेनल्टी की डिटेल्स भी इस एनुअल रिटर्न के अंदर फाइल की जाएगी। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस अंडर सेक्शन 35। अगर एक एलएलपी एनुअल रिटर्न नहीं बनाती या एनुअल रिटर्न को आरओसी के पास नहीं फाइल करती, उस केस के अंदर नॉन कंप्लायंस के लिए सेक्शन 35 के अंदर पेनल्टी का प्रोविजन है। According to section 35 subsection 2, any limited liability partnership which fails to comply with the provisions of this section shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 5 lakh rupees.
Second point, under section 35 subsection 3, if the limited liability partnership contravenes, violates the provisions of this section, the designated partner of such limited liability partnership shall be punishable with fine which shall not be less than 10,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees. स्टूडेंट, मैं इन दोनों सेक्शंस को आपके सामने सिंप्लीफाई कर रहा हूं. In case any LLP fails to comply with the provisions stated under section 35, सेक्शन 35 के अंदर हमने एनुअल रिटर्न से रिलेटेड प्रोविजंस को पढ़ा है. अगर कोई एलएलपी एनुअल रिटर्न नहीं बनाती या उसे समय के अनुसार फाइल नहीं करती, उस केस के अंदर उस एलएलपी के ऊपर कम से कम 25,000 रुपये का फाइन होगा और इस फाइन को बढ़ा के 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है. इस एलएलपी ने जिसने की एनुअल रिटर्न के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया, उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर भी फाइन इंपोज किया जाएगा और ये फाइन मिनिमम 10,000 का होगा, लेकिन जिसको बढ़ा के 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है. नाउ अदर कंप्लायंसेस. इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सेक्शन 36. फर्स्ट पॉइंट, द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, नेम्स ऑफ पार्टनर्स एंड चेंजेस if any made therein, statement of account and solvency, and annual return filed by each LLP with the registrar shall be available for inspection by any person. एक LLP अपने रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करती है, जिसके अंदर पहला डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, दूसरा डॉक्यूमेंट अगर पार्टनर्स के नाम के अंदर कोई चेंज आया है, तीसरा डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी और चौथा डॉक्यूमेंट एनुअल रिटर्न. एक एलएलपी ने इन चारों डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस के अंदर फाइल किया है. ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस के अंदर किसी भी व्यक्ति के द्वारा इंस्पेक्ट किए जा सकते हैं. सेकेंड पॉइंट, इफ ए पर्सन वांट्स टू ऑब्टेन ए कॉपी और एक्सट्रैक्ट ऑफ any of the aforementioned documents to be certified by the registrar, he will have to pay ₹5 per page. अगर कोई व्यक्ति इन सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी चाहता है या इन सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर से वो कुछ स्पेसिफिक पेजेस को चाहता है, उस केस के अंदर उसे रजिस्ट्रार को ₹5 पर पेज के अकॉर्डिंगली पेमेंट करनी होगी. अदर कंप्लायंसेस के अंदर पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 37. If in any return, statement or other document required by or for the purposes of any of the provision of this act, any person makes a statement which is false in any material particular, knowing it to be false, or which omits any material fact knowing it to be material, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine which may extend to ₹5 lakh but which shall not be less than ₹1 lakh. एक एलएलपी ने कोई रिटर्न लाइक एनुअल रिटर्न या कोई स्टेटमेंट लाइक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी या एलएलपी ने कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि एलएलपी एक्ट के प्रोविजंस के अंदर बनाया गया और आरओसी को सबमिट किया गया, इनके अंदर किसी भी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दी है और वो स्टेटमेंट मटेरियल हियर मीन्स सिग्निफिकेंट और वो स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट के ऊपर झूठी है, जो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है वो गलत तरीके से कहे गए हैं और वो व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा है वो जानता है कि वो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को गलत बता रहा है, या जिस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दी है वो जानता है कि इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स उसने देने के अंदर भूल की है, यानी कि वो सिग्निफिकेंट फैक्ट्स दिए ही नहीं गए लेकिन दिए जाने चाहिए थे. हम उस व्यक्ति को पनिश करेंगे इम्प्रिजनमेंट के लिए, जिसके अंदर उसे कम से कम 2 साल की सजा हो सकती है और उस व्यक्ति के ऊपर कम से कम फाइन 1 लाख रुपए का होगा और ज्यादा से ज्यादा फाइन 5 लाख रुपए का होगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, सेक्शन 38. फॉर पर्पसेस ऑफ कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, द आरओसी मे रिक्वायर एनी पर्सन इंक्लूडिंग एनी प्रेजेंट पार्टनर, former partner, designated partner, employee of a LLP to answer any question or make any declaration or supply any detail or particulars in writing to him within a reasonable period.
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को लागू करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज किसी भी एलएलपी के प्रेजेंट पार्टनर को, फॉर्मर पार्टनर को, डेजिग्नेटेड पार्टनर को या एलएलपी के एम्प्लॉय को अपने क्वेश्चंस के जवाब या कोई डिक्लेरेशन देने के लिए या कोई डिटेल को देने के लिए या किसी पर्टिकुलर्स को देने के लिए राइटिंग के अंदर उसे एक रीजनेबल टाइम पीरियड के लिए कह सकता है। नॉन कंप्लायंस with any summon or requisition of the registrar by a person shall be punishable with fine which shall not be less than rupees 2000 but which may extend to rupees 25,000। अगर रजिस्ट्रार ने किसी व्यक्ति को सम्मन किया है या उसे कोई रिक्वेस्ट लेटर भेजा है लेकिन वो व्यक्ति इसकी कंप्लायंस नहीं करता, उस केस में उस व्यक्ति के ऊपर कम से कम 2,000 रुपये का फाइन या ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है। स्टूडेंट, हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर को डिस्कस किया और हमने फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के अंदर इसके 4 पार्ट्स कर दिए। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ एलएलपी एंड एनुअल रिटर्न्स। इसी के साथ साथ हमने इनके कंप्लायंसेस को भी देखा और अगर ये कंप्लायंसेस नहीं किए जाएंगे तो हमने इससे रिलेटेड उसके पनिशमेंट के प्रोविजंस को भी इस वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी किया है। मैं उम्मीद करूंगा अब ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।